हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। आज की पाठशाला क्लास 9th के लिए। आप सभी को पता है कि क्लास 9th में मैं आजकल कोर्स ए आपको पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पर कोर्स ए और बी होता है, तो बी वाले स्टूडेंट बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, जल्द ही उनके भी वीडियोज़ में लेकर आऊँगी। तो अभी हम करा रहे हैं कोर्स ए, और कोर्स ए की हमारी 2 बुक है, शतज भाग 1 और कृतिका भाग 1। तो अभी जो हमारी बुक चल रही है वो है शतज भाग 1, और शतज भाग 1 में अब तक मैंने 4 चैप्टर आपके कंप्लीट कर दिए हैं, और 5वां चैप्टर प्रेमचंद के फटे जूते उसे हमने एक्सप्लेन भी कर दिया है, एक्सप्लेनेशन हो चुका है। और आज हम कराने जा रहे हैं इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, यानी कि ये हमारी जो एनसीईआरटी बुक में जो चैप्टर दिया गया है इसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। आई थिंक शायद 10 क्वेश्चंस हैं, और इन 10 क्वेश्चंस का आज हम सोल्यूशन लेकर आए हैं, क्योंकि क्वेश्चंस पढ़ना ज़रूरी है। चैप्टर हम पढ़ लेंगे तो क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाएंगे, क्या होगा, ये समझना और जानना हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, हमने कर तो लिया, लेकिन अब हम जल्द ही और क्या जानने वाले हैं। इसके साथ ही हमारे पास एक प्रैक्टिस पेपर भी दिया जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्रैक्टिस पेपर दिया जा रहा है जो इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या हैं। तो जब आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो उसके बाद उस लिंक पे जाकर आप उस प्रैक्टिस पेपर को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद उसे सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके आप उसे हमें टेलीग्राम पे जो है वो उसके आंसर्स भेजेंगे। टेलीग्राम का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा, ठीक है ना। तो जल्दी मिलते हैं हम अपने प्रैक्टिस पेपर के सोल्यूशन के साथ। लेकिन पहला जो ज़रूरी है वो क्या है, वो है ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो जब आप प्रैक्टिस पेपर कर लोगे तो उसका सोल्यूशन वीडियो भी आपके लिए मैं लेकर आऊँगी, इसलिए मैंने बोला कि जल्दी हम जो है उस सोल्यूशन के साथ भी मिलेंगे। अभी हम करने जा रहे हैं अपने एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस पेपर जो आपको दिया जाएगा, जो दिया जा रहा है, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन है, इसलिए आपको चैप्टर पढ़ना भी ज़रूरी है और ये क्वेश्चन आंसर्स देखना भी ज़रूरी है। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उसे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं। तो हमने ये देखा कि लिखा तो ये चैप्टर हरिशंकर परसाई जी ने है, लेकिन परसाई जी ने इसमें प्रेमचंद के व्यक्तित्व को निकाल के रखने की कोशिश करी है कि उनका जीवन कैसा है, और उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं ना, हम लोगों ने पढ़ी हैं। अब उसी के आधार पर हमें प्रेमचंद की विशेषताएं बतानी है, उनके व्यक्तित्व की, उनके चरित्र की जो विशेषताएं हैं उन्हें निकालकर हमें बतानी है। तो इनको आप पॉइंट्स में दे सकते हो। तो देखिए क्या है, प्रेमचंद के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं। पहला है, प्रेमचंद प्रदर्शनवाद से दूर सादगी युक्त जीवन जीते थे। वे जैसे थे वैसे ही सबके सामने जाने में संकोच नहीं करते थे। तो यानी कि आडंबर, दिखावा, शोबाजी जो होती है उसी को उन्होंने क्या दिया है, प्रदर्शनवाद। वो दिखावे में किसी भी तरीके से विश्वास नहीं करते थे। उनका व्यक्तित्व जैसा है उन्हें वैसा ही वो प्रेजेंट करते थे सबके सामने में, और ऐसा भी नहीं है दिखाने में संकोच करें, वो दिखाते थे एकदम जैसा चीज़ है वैसे ही दिखाते थे। प्रेमचंद के विचार उच्च थे, उन्होंने कई सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अपने साहित्य में लिखा है। तो हम लोगों ने देखा ना, होरी हो, चाहे गोदान का हो, पूस की रात हो, इन सारा का जिक्र भी परसाई जी ने चैप्टर के अंदर किया। तो इन सारे चैप्टर्स को लिखने का कारण क्या था, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ बताई कि समाज में जो बुराइयां होती हैं उन बुराइयों को उन्होंने अपनी इन कहानियों में कहीं ना कहीं उजागर करने, यानी कि सामने रखने का प्रयत्न किया है। क्यों ऐसा है, देखिए तो सिंपल सी एक चीज़ है कि अगर कोई चीज़ घटती है, कोई चीज़ होती है, तो अब जब प्रेमचंद जी हैं उन्होंने उर्दू में भी लेखन कार्य किया, हिंदी में भी लेखन कार्य किया, और उस समय कार्य किया जब हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था, इसीलिए वो 2 अलग अलग नामों से भी लेखन कार्य करते थे। तो यहाँ पर उन्होंने समाज में सिर्फ जो एक सांप्रदायिक तौर पर जो भेदभाव था, जो लोगों के अंदर बुरी प्रवृत्तियाँ थीं, सरकार जो अत्याचार कर रहा था, इन सभी को उन्होंने अपनी कहानियों में उजागर करने, डायरेक्ट या इनडायरेक्टली उजागर करने की कोशिश करी है। वही चीज़ बताया गया, उनके विचार उच्च थे, जितनी भी बुराइयां थी उन्हें दिखती थी और उन्हें वो पूरी तरीके से अपनी कहानियों में प्रदर्शित करते थे। उसके खिलाफ जो है लोगों को बोलते थे अगर ये चीज़ें रहेंगी तो आपके जीवन में परेशानी आएंगी।
फिर नेक्स्ट है, प्रेमचंद एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे, वह सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार थे, लेखक ने उन्हें साहित्यिक पुरखा भी कहा है। तो इस पूरी कहानी में, अब चूंकि बहुत बड़े, अगर आप उनका जीवन परिचय देखोगे तो उन्होंने बहुत सारी रचनाएं करी, बहुत सारी करी हैं। तो उन बहुत सारी रचनाओं के चक्कर से क्या हुआ कि उन्होंने साहित्य में एक बहुत उच्च स्थान प्राप्त कर लिया। तो क्या ने स्वाभिमानी व्यक्ति थे। पहली बात तो आप समझिए कि उनके अंदर उनका मान बहुत ज़्यादा था। अपने जीवन की परेशानियों के लिए वो किसी के सामने झुके नहीं, किसी से गिड़गिड़ाए नहीं, और उसी को उन्होंने स्वाभिमान को अपना हथियार बनाकर रखा। और यही कारण है कि उन्होंने साहित्य में भी उतना अच्छा इसी के कारण परफॉर्म किया, बहुत सारी कृतियां कर लिखी, और इसी कारण से हरिशंकर परसाई ने उन्हें साहित्यिक पुरखा भी कहा है। नेक्स्ट है, प्रेमचंद को समझौता करना मंजूर ना था। ये तो इस पूरी कहानी में हमें समझ में आ गया कि वो किसी चीज़ से भी तरीकों से समझौता नहीं, जो चीज़ें हैं उससे उन्हें लड़ना था और आगे निकलना था। वे हर परिस्थिति इसका डटकर मुकाबला करते थे। जिंदगी में चाहे जैसी भी मुश्किलें आए, जैसी भी मुसीबतें आए, उनसे लड़कर ही आगे निकलना उनका परम उद्देश्य हुआ करता था। अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है, सही कथन के सामने सही का निशान लगाइए। ठीक है, तो हमारे सामने 4 कथन दिए गए हैं, पहले इन्हें हम पढ़ेंगे और सही फिर देखेंगे कौन सा। देखिए, बाएं पांव का जूता ठीक है, मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद है जिसमें से अंगुली बाहर निकल रही है। तो चैप्टर में मैंने आपको क्या समझाया था, बाएं पैर का जूता फटा था, दाहिने पैर का नहीं फटा था। कहाँ, बाएं पैर का, यानी कि लेफ्ट लेग का जो जूता है वो फटा हुआ था। तो ये तो हमारा पहले ही गलत हो गया। नेक्स्ट आते हैं, लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। ये लाइन तो थी चैप्टर में, ये लाइन थी, हमने पढ़ी थी, सही है। आगे आते हैं, तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। ऐसी कोई लाइन पूरे चैप्टर में नहीं थी। परसाई जी ने ये कहीं नहीं कहा है कि आपकी व्यंग में, यानी कि प्रेमचंद की व्यंग भरी मुस्कान परसाई जी का हौसला बढ़ा रही है, ऐसी बात कहीं पे भी नहीं कही गई है। फिर नेक्स्ट आते हैं, जिसे तुम घृणिक समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। तो यहाँ पर ये नहीं था, जिसको तुम दिखावे के प्रति व्यंग करते हो उसकी तरफ अंगूठे से, घृणित यानी कि जिसे तुम घृणा करते हो उसकी तरफ अंगूठा, ये बात यहाँ पर गलत है। तो सही हमारी कौन सी है, खा वाली। लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए, तो ये वाला हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 3 है, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। अब कुछ पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों के माध्यम से आपको ये बताना है कि किस पर किस तरह का व्यंग किया गया है। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 25 टोपी न्योछावर है। अब यहाँ पर देखिए, टोपी क्या है, टोपी क्या होता है, वो मान होता है, सम्मान होता है। जूता क्या होता है, शक्ति होता है। ठीक है ना। अब तो जूते की कीमत ज़्यादा बढ़ गई, यानी कि आज समय में, प्रेजेंट समय में लोगों की इज्जत मान सम्मान की फिक्र नहीं करी जाती। हमारे पास कितनी ताकत है इस पर, क्योंकि अगर हमारे पास ताकत है, ओहदा है, तो क्या होगा, 50 लोग जो मान सम्मानित होंगे वो हमारे जूते पर अपनी टोपियां न्यौछावर कर देंगे। तो आजकल इस बात पर व्यंग किया गया है कि लोगों के मान सम्मान की कोई वैल्यू नहीं होती, आपके पास कितनी ताकत है इस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो देखिए व्यंग, यहाँ पर जूते का आश्रय ताकत और शक्ति प्रदर्शन से है, तथा टोपी मान मर्यादा तथा इज्जत का प्रतीक है, यानी कि ताकत पे बल पर लोगों की मान मर्यादा इज्जत किसी को भी ठोकर मारी जा सकती है। आजकल लोग इज्जत से ज़्यादा ताकत को महत्व देते हैं, भले ही वो सिर्फ अपना काम निकालने के लिए ऐसा करते हों। आज लोग अपनी शक्ति सामर्थ्य के बल पर अनेक टोपियां, यानी कि सम्मानित एवं गुणी व्यक्तियों को अपने जूते पर झुकने पर विवश कर देते हैं। आप देखते होंगे, अब जैसे अब इसको ऐसे समझिए कि अगर किसी एरिया का कोई गुंडा है, कोई गैंगस्टर है, कोई भी है जिसके पास थोड़ा सा ताकत है, दबदबा है, तो वो क्या होगा, उसके सामने कोई भी विद्वान व्यक्ति हो, गुणी व्यक्ति हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ताकत के बल पे चूर होता है, वो उसकी भी बेइज्जती करने पर नहीं चूकता। तो यानी कि मान मर्यादा किसी का कोई, आजकल ताकत का दबदबा है, ताकत के बल पे हम किसी को भी झुका सकते हैं। नेक्स्ट है, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं।
तुम पर्दे का महत्व अर्थात दिखावे का महत्व नहीं समझते और हम दिखावे पर ही मरे जा रहे हैं। प्रेमचंद ने कभी वास्तविकता को कभी ढकने का प्रयत्न नहीं किया। उन्होंने अपनी कमियों को कभी छिपाने का प्रयास नहीं किया। वे भीतर बाहर एक समान थे, जबकि लेखक दिखावे की प्रवृत्ति के कारण स्वयं ही अपने पैरों को लहूलुहान करता जा रहा था। और दूसरी तरफ प्रेमचंद को कोई चिंता नहीं थी कि लोग उनके फटे जूते के लिए क्या कहेंगे। अब इसको ऐसे समझिए, पहली बात तो जो पाठ में जूते के माध्यम से चल रही है उसे समझिए। परसाई जी कह रहे हैं कि तुम्हारा जूता सामने से फटा है, ये सबको दिखता है, लेकिन हमने अपने मेरा जूता भी फटा है, लेकिन सामने से वो नहीं दिखता क्योंकि वो तलवे से फटा हुआ है। तुम चलते हो तो तुम्हारे पैरों को तकलीफ नहीं होती, लेकिन हम दिखावे के चक्कर में दर्द सह रहे हैं। अर्थात हमारा जूता सामने से सही है, लेकिन तलवे से फटे होने के कारण वो नीचे से हमें तकलीफ दे रहा है। और यहाँ पर बताया कि तुम्हें ये नहीं कि तुम जैसे हो तुम वैसे ही अपने आप को प्रेजेंट करते हो, कोई कैसे क्या कहेगा इससे तुम्हें कोई भी मतलब नहीं, कोई सरोकार नहीं, तुम बहुत ही निश्चिंत होकर रहते हो, क्योंकि दिखावे के चक्कर में लोग अपनी लाइफ में घट रही हो रही मुसीबतों को लोगों से तो छिपा ले जाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत घुटते हैं। तीसरा है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ से नहीं पांव की उंगली से इशारा करते हो। अब इसका तात्पर्य क्या है? प्रेमचंद ने सामाजिक बुराइयों को अपनाना तो दूर उनकी तरफ देखा भी नहीं। प्रेमचंद गलत वस्तु या व्यक्ति को हाथ से नहीं बल्कि पांव की उंगली से संबोधित करना उचित समझते थे। तो यहाँ पर देखिए, हर किसी के व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं बहुत सारी बुरी चीज़ें हो ही जाती हैं, चाहे अनचाहे, कभी कुछ उससे हो जाता है या वो बहुत सारी चीज़ों को अपना लेता है जिसका हमारी लाइफ में कोई भी ज़रूरत नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि वो व्यक्ति जो अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ों को अपनाते हैं, यानी कि एक तरीके से दिखावे को उन्होंने बोला है कि जो लोग दिखावा पसंद होते हैं, ऐसे लोगों को तुम अपनी उंगली से इशारा कर रहे हो, यानी कि घृणित है वो व्यक्ति। क्यों है? क्योंकि वो अपनी जीवन की बुराइयों को छिपाकर सबके सामने अपनी अच्छाई को प्रदर्शित कर रहा है, जबकि वो अपनी रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। तो तुम्हारी फटे जूते से निकली हुई उंगली उन लोगों की तरफ इशारा करती है जो दिखावे भरी जिंदगी को जीते हैं। चौथा है, पाठ में एक जगह लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजहें हो सकती हैं? देखिए, पहले तो वो इन्होंने क्या बोला, फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पर दिखाया कि भाई जैसे होता है फ़ोटो खिंचाने के लिए हम लोग बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन प्रेमचंद जी ने जो कपड़े पहने हुए थे, जूता पहना था और जिस तरह के कपड़े पहने थे, वो फ़ोटो खिंचाने लायक नहीं थे। तो उन्होंने बोला कि अगर तुम फ़ोटो ऐसे कपड़ों में खिंचा रहे हो तो तुम्हारी रियल लाइफ में तुम किस तरीके के कपड़े पहनते होगे। लेकिन दूसरे ही पर वो विचार यहाँ पर बदलते हैं कि अगर तुम्हें दिखावा ही करना होता तो तुम फटा जूता क्यों पहनते, अगर दिखावा कर रहे थे तो तुम अच्छा जूता पहनते, किसी से मांग कर पहनते। तो इसका मतलब ये था कि जैसा तुम दिख रहे हो ऐसे ही अपनी तुम रियल लाइफ में हो, ये चीज़ वजह थी। तो देखिए क्या है, लोग प्रायः ऐसा करते हैं कि दैनिक जीवन में साधारण कपड़ों का प्रयोग करते हैं और विशेष अवसरों पर अच्छे कपड़ों का, लेकिन यहाँ पर प्रेमचंद जी ने विशेष अवसर पे भी बहुत ही साधारण से भी नीचे कपड़े पहने हुए थे। यही था ना, लेखक ने पहले सोचा प्रेमचंद खास मौके पर इतने साधारण हैं तो साधारण मौकों पर ये इससे अधिक साधारण होते होंगे, परंतु लेखक को महसूस हुआ कि प्रेमचंद का व्यक्तित्व दिखावे की दुनिया से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि वे जैसे भीतर हैं वैसे ही बाहर भी हैं। वे वेशभूषा संबंधी खर्च में फिजूल खर्ची मानते हैं। तो उनका कहने का सीधा था कि प्रेमचंद का व्यक्तित्व दिखावे से कोसों दूर रहता है, ठीक है, क्या रहता है, दिखावे से कोसों दूर रहता है, इसलिए वो किसी तरह का दिखावा नहीं करते हैं। तो वो दूसरे एक पल को तो उन्होंने अपना दिमाग बनाया कि ये क्या कहते हैं, उनका साधारण पोशाक नहीं होकर खास पोशाक हो, लेकिन दूसरी तरफ ये तुरंत ही वो बदल देते हैं कि नहीं, उनका
एक्चुअल लाइफ में ही उनकी ये पोशाक है जो उन्होंने सामने, क्योंकि वो दिखावे का व्यक्तित्व नहीं जीते, वेशभूषा पहनावे में फिजूल की खर्च करना वो पसंद नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने अपने विचार को बदला। 5वां है, आपने यह व्यंग पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बात आकर्षित करती है। अब आपको बताना है लेखक की, ध्यान रखना यहाँ पर प्रेमचंद की बात नहीं हो रही, लेखक की कौन सी बात, यानी कि हरिशंकर परसाई जी की कौन सी बात आकर्षित करती है। मुझे इस व्यंग में सबसे आकर्षक बात लगती है विस्तारण शैली, यानी किसी चीज एक फोटो देखकर भी उन्होंने इतना बढ़िया एनालाइज किया वो शैली, और उसको इतना बढ़िया अच्छे से लिखा कि उसको देखकर वाकई इम्प्रेसिव लगा। लेखक ने व्यंग्यात्मक शैली में महान साहित्यकार प्रेमचंद की विशेषताओं का चित्र प्रस्तुत किया है। इस पाठ में लेखक ने प्रेमचंद के साथ साथ स्वयं को दिखावे की प्रवृत्ति पर भी व्यंग करते हुए सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया है। यहाँ लेखक की ईमानदार छवि को भी बल मिलता है। लेखक ने सबसे पहली चीज़ तो बात यह है, एक बहुत अच्छी जो लगी कि उन्होंने एक व्यक्ति की फोटो देखकर उसके व्यक्तित्व को बहुत अच्छे से एनालाइज किया, और वो ये निकाला कि वो व्यक्ति यानी कि प्रेमचंद दिखावे की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते, लेकिन ईमानदारी पूर्वक उन्होंने अपनी व्यक्तित्व को भी निकाला कि मैं तो दिखावे पर ध्यान देता हूँ, यानी कि मेरा जूता नीचे से फटा है और तुम्हारा जूता सामने से, यानी कि मैं पर्दे का ध्यान रखता हूँ, तुम ध्यान नहीं रखते। तो यहाँ पर पूरी ईमानदारी के साथ उनके जीवन में जो ये दिखावापन था, दिखावटीपन था, वो उन्होंने निकाल कर सामने रखा। 6 है, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा। मैंने बोला था ना चैप्टर समझाते समय टीले शब्द जरूर आता है, तो टीले शब्द का हमने क्या बताया था, जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों के बारे में। टीला रास्ते की रुकावटों, बाधाओं का प्रतीक है। इस पाठ में टीला शब्द सामाजिक कुरीतियों, अन्याय, भेदभाव को दर्शाता है, क्योंकि ये मानव के सामाजिक विकास में बाधाएं उत्पन्न करता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जो ये टीला शब्द लिया गया है, समाज में आने वाली रुकावटें जो आती हैं, बाधाएं आती हैं। अब ये बाधाएं क्या हैं, कुछ बुरी आदतें हम लोग को पड़ जाती हैं, कुछ सामाजिक कुरीतियाँ होती हैं जिनकी वजह से हम काम करना रोक देते हैं, तो वो सारी चीज़ों की तरफ टीले को इशारा है, क्योंकि प्रेमचंद जी इन सारी चीज़ों को नहीं मानते थे, इनसे लड़ते थे और लड़कर आगे निकलते थे। इनसे बचने का उनको कोई रास्ता नहीं सूझता था कि नहीं हम किनारे से निकल जाएं, अर्थात इन कुरीतियों से चलो ठीक है हम थोड़ी देर बाद काम कर लेंगे, ऐसा नहीं। वो क्यों है, किस लिए हैं, हमें नहीं अपनाना, इन सारी चीज़ों से लड़कर वो आगे निकलने वाला प्रयत्न करते थे। अब हम आ जाते हैं रचना अभिव्यक्ति पे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रचना अभिव्यक्ति। प्रेमचंद के फटे जूते को आधार बनाकर परसाई जी ने यह व्यंग लिखा है। आप भी किसी व्यक्ति की पोशाक को आधार बनाकर एक व्यंग लिखना है। अब रचना अभिव्यक्ति का तात्पर्य ये होता है कि हमने चीजें समझ तो ली हैं, अब आपको लेखन कार्य करना है, आप इसको किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या है, अब यहाँ पर हमने परसाई जी ने क्या किया, प्रेमचंद की फोटो को लगा देकर एक व्यंग लिख दिया। अब आपको बताना है कि आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा, आपके परिवार में कोई ऐसा जिसकी पोशाक ऐसी हो जिस पर आप व्यंग लिख कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, हमारे एक पड़ोसी हैं जो बहुत ही कंजूस हैं, यहाँ तक कि बच्चों के खाने पीने की चीज़ों में भी कटौती करते हैं, परंतु लोगों के सामने अपनी झूठी शान दिखाने के लिए बड़ी बड़ी नामचीन कंपनियों के कपड़े पहनते हैं, यानी कि ब्रांडेड कपड़े जो होते हैं ना वो पहनते हैं, और दूसरों का मजाक उड़ाने में नहीं चूकते। उनका यह दोगलापन मेरी समझ से परे है। तो हमने यहाँ पर उस व्यक्तित्व को निकाला जो अपनी रियल लाइफ में बहुत कमज़ोर है, मतलब कंजूस है, लेकिन दिखावे के लिए वो सामने लोगों को ज़रूर प्रेजेंट करता है कि नहीं ये ऐसा है वैसा है। जैसा कि यहाँ पर हमने देखा था, व्यंग किया गया था दिखावटी लोगों पर प्रेमचंद जी के ज़रिए बताया गया था कि वो अपने जीवन में दिखावा नहीं करते, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उस व्यक्ति की तरफ ही व्यंग कर रहे हैं जो एक्चुअल में दिखावा कर रहा है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में क्या परिवर्तन आया है। हमारे बताना है
कि वेशभूषा यानी कि पहनावे को लेकर पहले में और अब में लोगों में क्या बदलाव आया। अगर आप पहले देखोगे तो पहले लोग बहुत सादगी भरा पूर्ण सिंपल सा जीवन जीते थे। ये पहनने ओढ़ने में इतना पैसा खर्च नहीं करते थे क्योंकि दिखावे की प्रवृत्ति लोगों के अंदर नहीं थी। लेकिन आज के समय में ये प्रवृत्ति लोगों के अंदर आ गई है। आज के समय में लोगों का दृष्टिकोण बहुत बदल गया है। यहाँ तक कि व्यक्ति का मान सम्मान और चरित्र भी वेशभूषा पर अवलंबित हो गया है। किस पर हो गया है कि हमारा कौन मतलब हम किसी का मान सम्मान तब करेंगे जब उसका पहनावा अच्छा होगा। उसका चरित्र पीछे क्या है उससे हमें मतलब नहीं। अगर उसने पहना अच्छा है तो हम उसके साथ अच्छे से बिहेव करेंगे, और अगर उसने कपड़े नहीं अच्छे पहने तो हम उसको बहुत ही निम्न दर्जे का समझते हैं। इस तरीके से होता है। आज की दुनिया दिखावे की दुनिया बन गई है। अगर समाज में अपनी शान बनाए रखनी है तो महंगे से महंगे कपड़े पहनना आवश्यक हो गया है। आज सादा जीवन जीने वालों को पिछड़ा समझा जाने लगा है। यानी कि जो पहनावे में दिखावे में ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करते, बहुत ही सीधा सरल सादा सा जीवन जीते हैं, उन लोगों को बहुत ही पिछड़ा सा समझा जाता है कि आप आज के ज़माने के हो ही नहीं, आप बाबा आदम के ज़माने के, बहुत पुराने ज़माने के आप हैं, ऐसा समझा जाने लगा है। अब आ जाते हैं भाषा अध्ययन। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 और 10 हमारा भाषा अध्ययन है। क्या है देखिए, 9 है पाठ में आए मुहावरे छाटिए और उनका वाक्यों में प्रयोग करिए। तो परसाई जी ने बहुत सारे मुहावरों का इस्तेमाल किया है, लेकिन हमें कुछ मुहावरे यहाँ पर हम छाट कर लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला मुहावरा है, यहाँ पर हमने एक कॉलम बना लिया, मुहावरा अर्थ और वाक्य प्रयोग। पहला मुहावरा है अटक जाना। इसका अर्थ होता है स्थिर हो जाना। उसके सुंदर कंगन पर मेरी दृष्टि अटक गई। फिर है न्योछावर होना, कुर्बान होना। न्योछावर होने का मतलब क्या हुआ, कुर्बान होना। मंगल पांडे फिल्म देखने के बाद सर्वस्व न्योछावर करने का मन करता है। ठीक है ना, तो वाक्य तो आप अपने मन से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें आप चाहो तो कोई फेरबदल कर सकते हैं। पछतावा होना, पश्चाताप करना, यानी कि किसी चीज को लेकर हमें रिग्रेट हो रहा है, यार ये सब चीजें क्या हो गई। अपने भाई के साथ झगड़ा करने के बाद आपको पछतावा तो होना ही चाहिए। यानी कि हम अपने भाई से झगड़ा कर लें, बड़े भाई से या छोटे भाई से, लेकिन बाद में पछतावा होता है कि हमने क्यों झगड़ा किया, ये सारी चीजें। आगे है रो पड़ना। इसका तात्पर्य क्या है, पीड़ा महसूस करना, यानी कि रो पड़ना अर्थात दर्द महसूस करना। ये कहाँ पे, तो परसाई जी उनके जूते को, उनको स्थिति को देखकर रोना आ रहा था, है ना, तो वही पीड़ा महसूस। अपने पुत्र को भयंकर चोट लगी देख माँ का मन रो पड़ा। नेक्स्ट है लहू लुहान होना। ये क्या था, घायल होना। कार दुर्घटना में ड्राइवर लहू लुहान हो गया। तो लहू लुहान होने वाली बात कहाँ पे कही थी, जहाँ पर वो बता रहे थे परसाई जी कि तुम्हारा जूता तो सामने से फटा है मगर मेरा नीचे से फटा है, चलने में अपने पैर को मैं लहू लुहान कर देता हूँ पर तुम्हें तो तकलीफ नहीं होती। तो इस तरीके से कई जगह और भी उन्होंने बहुत सारे मुहावरों का इस्तेमाल किया। आप पाठ में देखिए, इसके अलावा जो आपको समझ में आया आप उसे भी लिख सकते हैं। अब हम आ गए अपने आखिरी प्रश्न पे। क्या दिया गया है, प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए लेखक ने जिन विशेषणों का उपयोग किया है उनकी सूची बताइए। अब उनको बहुत सारे विशेषण दिए हैं परसाई जी ने, ठीक है, पाठ में, तो उन विशेषणों को हमें छाट के लिखना है। इस पाठ में प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए निम्नलिखित विशेषणों का प्रयोग हुआ है। पहला है महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, जनता के लेखक, साहित्यिक पुरखे, युग प्रवर्तक। तो ये कुछ चीजें उन्होंने कैसे यहाँ पर बताया कि प्रेमचंद के लिए बोला है, प्रेमचंद महान कथाकार थे, प्रेमचंद उपन्यास सम्राट, जनता के लेखक, और फिर क्या साहित्यिक पुरखे और युग प्रवर्तक। तो इस तरीके से उन्होंने क्या बताने की कोशिश करी है कि जो प्रेमचंद जी हैं वो बहुत ही महान रहे। क्या रहे, महान रहे। क्योंकि हम यहाँ पर अगर देखें तो प्रेमचंद का, आपको प्रेमचंद के व्यक्तित्व के बारे में पहले तो जान नहीं रहे हैं, इनके बारे में आप पहले भी इनकी कहानियाँ बहुत सारे पढ़ चुके हैं, तो उससे उनका अंदाज़ा होता है कि वो वाकई एक महान कथाकार रहे जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे लेख वगैरह लिखे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ समाप्त हुआ हमारा ये अध्याय के एनसीईआरटी क्वेश्चन। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, तो जितने थे मैंने सभी कवर अप कराए। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा,
चैप्टर आपको समझा चुकी हूँ, एनसीईआरटी क्वेश्चंस करा चुकी हूँ। अब नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रैक्टिस पेपर दिया जा रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी प्रैक्टिस पेपर का सोल्यूशन। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, इस प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करके रखना है, क्योंकि इस प्रैक्टिस पेपर में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और सब्जेक्टिव यानी कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं। 10 मार्क्स के आपको दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव और 20 मार्क्स के दिए गए हैं सब्जेक्टिव। बहुत ध्यान से इनको लिख कर करिए, और मैं फिर से बोल रही हूँ आपसे कि इसे लिटरली लिख कर ही करो। क्यों ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि अक्सर क्या होगा, पूरा साल आप लिखते नहीं हो, ड्यूरिंग एग्ज़ाम जब आप आते हो तभी बोलते हो कि मैम लिखने को बहुत होता है, हमारे पास समय कम पड़ जाता है। दूसरा आप कहते हो स्पीड नहीं है हमारे पास में, राइटिंग नहीं है, मिस्टेक्स बहुत होती हैं, आंसर्स कैसे बनाते हैं। ये सारी चीज़ें एक दिन में नहीं आती हैं। अगर आप ये चाहते हो कि आपके अंदर ये सारी चीज़ों को लेके इम्प्रूवमेंट हो, इसीलिए मैं हर चैप्टर के साथ आपको प्रैक्टिस पेपर दे रही हूँ, ताकि आप बहुत अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो इनको लिटरली लिख के करो। लिखने से देखो, पहली चीज़ है आपकी स्पीड बनेगी, हैंड राइटिंग अच्छी होगी, और दूसरा आपकी जो मिस्टेक्स होती हैं वो पूरी धीरे धीरे करके कम होती जाएंगी। एक समय ऐसा आएगा पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, आंसर्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, कैसे अच्छे वर्ड्स लिए जाते हैं, ये सारी चीज़ें भी आ जाएंगी। ठीक है ना, और बाकी चैप्टर तो हमारा रिवाइज हो ही जाएगा, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, है ना। तो ये सारे बेनिफिट्स होंगे अगर आप प्रैक्टिस पेपर लिटरली लिख कर करते हो। ठीक है ना, तो ऐसे ही करते रहिए। नीचे प्रैक्टिस पेपर दिया गया है, उसे सॉल्व करिए। टेलीग्राम पे आपको पोस्ट करना है, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, वहाँ पर आप पोस्ट करिए और हम नेक्स्ट वीडियो इसका सोल्यूशन लेके आएंगे। याद रखिए, डेफिनेट सक्सेस पाठशाला को आपको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना है, क्योंकि ये ही एक ऐसी क्लास है जहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर विद सोल्यूशन, वीडियो, स्टडी मटेरियल, हैंड रिटन नोट्स, सब कुछ मिल रहा है। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आप जो है व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है ना, तो जल्द से जल्द आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ताकि और भी बच्चे हमारे साथ जुड़ें और उन्हें भी फ़ायदा हो। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं हम इसी चैप्टर के प्रैक्टिस पेपर के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।